देखिए, आधुनिक चिकित्सा एक बहुत ही अजीब पहेली है। एक तरफ तो इसकी उपलब्धियां किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? मतलब हम इंसानी शरीर के सबसे बुनियादी कोड यानी जीन्स को बदल सकते हैं और तो और जीवन बचाने वाले कृत्रिम अंग भी बना सकते हैं। ये क्षमताएं तो सच में हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन इन सारे चमत्कारों के बीच ना एक सवाल है जो चुभता है। वो ये कि अगर मेडिकल साइंस इतना ताकतवर हो ही गया है, तो फिर जो विकसित देश हैं, वहाँ लोगों की औसत उम्र और मृत्यु दर में सुधार की जो रफ्तार है, वो धीमी क्यों पड़ गई? चलिए, इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आधुनिक चिकित्सा की शानदार तकनीकी जीतों के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका फोकस धीरे धीरे बड़े से छोटा और फिर सबसे छोटा होता चला गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेडिकल साइंस ने कोई बहुत ही पावरफुल जूम लेंस बना लिया हो। पहले ध्यान पूरे शरीर पर था, फिर जूम करके किसी एक अंग पर आए, फिर एक कोशिका पर, और अब तो हम सीधे अणु यानी मॉलिक्यूल के लेवल पर काम कर रहे हैं। और इस जूम इन का नतीजा क्या निकला? हैरान कर देने वाली खोजें। जेनेटिक कोड के रहस्यों को सुलझाने से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल हार्ट बनाने तक, इन सब कामयाबियों ने चिकित्सा को एक तरह से चमत्कारकर्ता का दर्जा दे दिया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है और यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां जश्न की जगह कुछ बहुत ही असहज करने वाले सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो विरोधाभास दिख रहा है ना, वो बहुत गहरा है। देखिए, एक तरफ थे बड़े बड़े वादा ये कि नई नई तकनीकें सबके लिए एक लंबा और सेहतमंद जीवन लाएंगी, और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत ये कि असल आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा सुधार देखने को ही नहीं मिल रहा। तो आखिर इस शक की वजह क्या है? देखिए, एक तो इलाज का खर्च आसमान छू रहा है, पर सेहत में वैसा फायदा नहीं दिख रहा। मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियां आज भी एक चुनौती बनी हुई हैं, या कुछ जगहों पर तो बढ़ी भी हैं। जो हाईटेक इलाज है वो इतना महंगा है कि वो कुछ ही लोगों तक सिमटकर रह गया है। और सच तो ये है कि अगर हम इतिहास देखें तो साफ सफाई और बेहतर खाने ने दवाओं से कहीं ज्यादा जानें बचाई हैं। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए ये जो लाइन है, सफलता की विफलता, ये एकदम सटीक बैठती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि चिकित्सा जो है वो तकनीक पर फोकस करने में इतनी ज्यादा सफल हो गई कि उसने उन सामाजिक और बुनियादी चीजों को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जो असल में लोगों को स्वस्थ रखती हैं। एक तरह से उसकी सफलता ही उसकी विफलता का कारण बन गई। तो सवाल ये है कि सफलता की विफलता से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? पहला समाधान जो सामने आया वो था फोकस को बदलना। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के इलाज पर ध्यान देने के बजाय पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को ठीक करने पर जोर देना। जरा सोचिए, जैसे जैसे इलाज बेहतर और महंगा होता गया, अच्छी सेहत एक तरह से अमीरों की तिजोरी में बंद होने लगी। अमीर और गरीब के बीच ये जो खाई बढ़ रही थी, इसी को पाटने के लिए ये विचार सामने आया कि इलाज को एक सामाजिक जिम्मेदारी बनाया जाए। अब यहाँ पर ना दो मॉडलों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है राजकीय चिकित्सा। इसमें आप समझिए कि सरकार ही डॉक्टर है, सरकार ही अस्पताल है और बिल भी सरकारी भरती है, सब कुछ सरकार के हाथ में। दूसरा है सामाजिक चिकित्सा। इसमें पैसा तो सरकार देती है, लेकिन जो इलाज करने वाले डॉक्टर और अस्पताल हैं, उन्हें पेशेवर समूह चलाते हैं और अपने नियम कायदे भी वही तय करते हैं। और ये आइडिया सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप में यह हकीकत बना। इसकी शुरुआत हुई 1883 में जर्मनी से, और फिर अगले कुछ दशकों में इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक बनाने के लिए बड़े कदम उठाए। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। सिस्टम को बदलना एक बात थी, पर अब बारी थी खुद मेडिसिन की सोच को बदलने की। मतलब फोकस सिर्फ बीमारी से हटाकर उस बीमार व्यक्ति पर वापस लाने की। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई चिंता नहीं थी। आज से करीब 100 साल पहले ही 1923 में डॉक्टर फ्रांसिस पीबॉडी ने ये चेतावनी दी थी कि स्पेशलाइजेशन के चक्कर में, मतलब हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट के चक्कर में हेल्थ केयर बिखर गया है। हम मरीज को एक पूरे इंसान के तौर पर देखना ही भूलते जा रहे हैं। बस इसी सोच ने जन्म दिया फैमिली मेडिसिन को,
ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज करने के बारे में नहीं है, ये उस इंसान और उसके परिवार के सामाजिक, सांस्कृतिक माहौल को समझने की एक कोशिश है। इसमें रोकथाम से लेकर ठीक होने तक की पूरी प्रक्रिया में परिवार को केंद्र में रखा जाता है। और फिर बात सिर्फ एक परिवार तक नहीं रुकी, ये आगे बढ़कर पूरे समुदाय तक पहुंची और यहीं से शुरुआत हुई कम्युनिटी मेडिसिन की। इसका मकसद सिर्फ बीमारों का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय की स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को मापना है और फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं की योजना बनाना है, चाहे लोग बीमार हों या स्वस्थ। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर। ये वो पड़ाव है जहां स्वास्थ्य सेवा कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जो किसी के द्वारा दी जाती है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो सबकी भागीदारी से चलती है। जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ सिस्टम को सामाजिक बना देना काफी नहीं है। असली और टिकाऊ तरक्की के लिए सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है। मतलब जब लोग, परिवार और समुदाय खुद अपने स्वास्थ्य की बागडोर संभालें और स्वास्थ्य सेवाओं की प्लानिंग से लेकर मैनेजमेंट तक में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। तो अगर हम आधुनिक चिकित्सा के इस पूरे सफर को संक्षेप में देखें तो इसके 3 बड़े चरण नजर आते हैं। पहला था हाईटेक स्पेशलाइजेशन, जहां अणु पर फोकस था। दूसरा था सामाजिक व्यवस्था में सुधार, जहां पहुंच और समानता पर जोर दिया गया। और तीसरा और आखिरी चरण है समुदाय आधारित स्वास्थ्य, जिसका पूरा ध्यान भागीदारी पर है। और अंत में रुडोल्फ विर्चो की ये बात जो उन्होंने 1849 में कही थी, आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। दवा एक सामाजिक विज्ञान है और राजनीति बड़े पैमाने पर दवा है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक बायोलॉजिकल मामला नहीं है, ये समाज से, राजनीति से और लोगों की भागीदारी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक सेहतमंद समाज बनाना सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, बल्कि हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है।